ये 11वीं की एग्रोनॉमी फर्स्ट ईयर की क्लास है। इसमें हमने आपको एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी दोनों की परिभाषाएं बता दी थी, ठीक है, और इसके बारे में बता दिया था थोड़ा बहुत। इसके बाद है अब इसको आप एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान का क्षेत्र, सस्य विज्ञान का क्षेत्र। सस्य विज्ञान का क्षेत्र आपका टॉपिक है। तो इसमें आपको पढ़ना है कि जैसे समझ लीजिए, सबसे पहला है अन्न समस्या का समाधान। अन्न समस्या का समाधान। ये पहली हेडिंग है एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के क्षेत्र में। अब अन्य समस्या का समाधान, जो कि लगातार बढ़ रही है जनसंख्या, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और भोजन मनुष्य की एक आधारभूत आवश्यकता है। अतः इसकी पूर्ति करने के लिए हमें नए नए तौर तरीकों से खेती करनी पड़ती है ताकि अधिक अन्न की उपज हो, जिससे सभी का भरण पोषण हो। ये पहला टॉपिक है आपका अन्न समस्या का समाधान, ठीक है। अब इसके लिए वैज्ञानिक लगातार शोध करते हैं, अच्छी वैरायटियों के बीज विकसित करते हैं, मृदा की जांच कराते हैं कि मिट्टी को कौन से पोषक तत्व चाहिए जिससे उपज प्रभावित ना हो, ठीक है। और ये सब जो समाधान है ये हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति लाइने जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा इसको उत्पादन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि अधिक अन्न उपजाओ, अधिक से अधिक फसलें किसी क्षेत्र में लेना, ठीक है, जिससे अन्न समस्या का समाधान संभव है। दूसरा है वस्त्र समस्या का समाधान। वस्त्र समस्या का समाधान। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं में भोजन, कपड़ा और ईंधन, तीन चीजें प्रमुख हैं। भोजन, इसके बिना नहीं चल सकता, कपड़ा, शरीर ढकने के लिए कपड़ा, और ईंधन, ठीक, ये तीन चीजें जरूरी हैं। और ये तीन चीजें कहां से प्राप्त होती हैं? कृषि। अगर कृषि नहीं है आपको भोजन नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा और ईंधन नहीं मिलेगा। तो तीन चीजें बहुत जरूरी है। वैसे तो कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, ये भी आवश्यकता है, ठीक। तो ये सब की पूर्ति केवल कृषि से ही होती है। अब वस्त्र समस्या का समाधान, कृषि के अंतर्गत रेशे वाली फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कपास, पटसन, जूट, सनई और भैंसा आदि फसलें इसके अंदर उगाई जाती हैं और उसे कपड़ों का निर्माण किया जाता है।
प्राकृतिक और आर्टिफिशियल, अप्राकृतिक। ठीक है, तो पहली लाइन वगैरह ये सब आते हैं। तीसरा अन्न समस्या हो गया, वस्त्र समस्या हो गया, पशुओं के लिए चारे की उपलब्धि। पशुओं के लिए चारे की उपलब्धि। पशुपालन कृषि के साथ एक प्रमुख अंग है। फसल प्लस पशुपालन। पशुपालन यह एक चैप्टर है, इसको कहते हैं मिश्रित खेती। मिश्रित खेती फसल उत्पादन करते हैं, इससे भूसा घास जो भी प्राप्त होता है उसका मनुष्य के लिए कोई उपयोग नहीं होता है, इसलिए उस भूसा घास का प्रयोग पशुओं के लिए करते हैं। पशुओं से हमें दूध, गोबर, मांस और दूध, गोबर, मांस, चमड़ा आदि चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, पशुपालन कर लिया, दूध मिल गया, गोबर मिल जाता है जो फसलों में कंपोस्ट बना के खेतों में डाला जाता है, मांस को खाने के लिए होता है, चमड़ा चमड़े से कई प्रकार के सामान निर्मित होते हैं, और इसके अलावा रेशा 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 भी मिलता है। ठीक, जैसे बकरी है उनसे हमको रेशा मिलता है, जिससे ऊन का निर्माण होता है, जिससे वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। ठीक, तो पशुओं के लिए चारे की उपलब्धि। अगर आप खेती करते हैं तो खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर लेते हैं, जिससे मनुष्य को दूध, घी और वगैरह वगैरह सामानों की आवश्यकता पूरी हो जाती है। तीसरा है आपका बेरोजगारी की समस्या का समाधान। चौथा है आपका इसको बेरोजगारी की समस्या का समाधान। चौथा पॉइंट है बेरोजगारी की समस्या का समाधान। अब इसमें आप समझ लीजिए, सस्य विज्ञान मनुष्य को अप्रोक्ष या परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान कराती है। जैसे खेती करने में जितने भी घर में सदस्य होते हैं सबका प्रयोग हो जाता है। कोई भैंस चरा लेता है, कोई गाय चरा लेता है, कोई अपना खेती कर लेता है, कोई रखाई कर लेता है। तो ये सब वगैरह वगैरह बहुत से कार्य व्यक्ति को मिलते हैं, जिससे घर के सभी सदस्यों का जीवनोपार्जन होता है और पूरे वर्ष उनको कार्य भी मिल जाता है। ठीक, तो इससे बेरोजगारी भी दूर होती है। पता चला कि कोई खेती का काम नहीं है तो घर में बैठे रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, तो ये बेरोजगारी की समस्या है। ठीक, इसके बाद पांचवा है अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। कच्चे माल की आपूर्ति
शस्य उत्पादन या फसल उत्पादन में जो भी फसलें निकलती हैं उनका प्रयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। उद्योगों में ये सामान जाता है और वहां से पक्का माल बन जाता है। जैसे कपास की हुई बाजार में बेच दी, जिससे रेशा निर्मित होगा, कपड़ा बन जाता है, कपड़ा बन जाता है। गेहूं को बाजार में बेच देते हैं, जो मार्केट में आटा के रूप में आ जाता है और विभिन्न चीजें इससे निर्मित होती हैं। ठीक है, तो इससे धंधे भी चलते हैं और विदेशों को भी इसका आयात निर्यात होता है। छठवां राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जब मनुष्य शस्य उत्पादन या खेती करता है या फसल उत्पादन करता है तो उसमें जो विभिन्न फसलें निकलती हैं उन फसलों को जितनी आवश्यकता होती है उतना रोक लेता है, शेष आवश्यकता से अधिक फसलों को पूरा सीधे जाके बाजार में बेच देता है। जब ये फसलें बाजार में बिकती हैं तो जितनी देश को जरूरत होती है उतना देश रोक लेता है, और जो देश की जरूरत से ज्यादा होती हैं उन फसलों को हम विदेश में बेच देते हैं। जब विदेश में बेचते हैं तो वहां से हमें विदेशी मुद्रा मिलती है, विदेशी मुद्रा मिलती है जो भारत में आ जाती है, जिससे भारत की राष्ट्रीय आमदनी बढ़ जाती है, हमारे देश की आमदनी बढ़ जाती है। ठीक, ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई। इसके बाद मृदा उर्वरता में वृद्धि, सातवां बिंदु है आपका मृदा उर्वरता में वृद्धि। मृदा उर्वरता में वृद्धि, उन्नत तौर तरीकों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती करने पर मृदा का उपजाऊपन बना रहता है। कैसे बना रहता है? क्योंकि फसल चक्र अपनाकर, फसल चक्र जानते हो, गेहूं की फसल पहले बोती रबी में, खरीफ में मूंग की फसल लेगी, नहीं गेहूं की फसल रबी में बोती, जायद में मूंग लेगी, बरसात में चाहो तो धान की फसल ले लीजिए, धान की फसल, धान के बाद चना की फसल ले लीजिए। ठीक, तो क्योंकि फसल चक्र के सिद्धांत होते हैं गहरी जड़ के बाद, गहरी जड़ के बाद उतली जड़ वाली फसलें, उतली जड़ वाली फसलें बोना, अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलें बोना, कम पानी चाहने वाली फसलें बोना, फसलें बोना।
अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलें बोना। अब से लीजिए गहरी जड़ मूंग की, इसकी जड़ होती है मूसला, इसकी होती है अवस्थान है। गहरी जड़ के बाद उतरी जड़, ठीक, गहरी जड़ के बाद उतरी जड़। दूसरा है अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी, गेहूं को अधिक पानी, मूंग को कम पानी, धान को अधिक पानी, चने को कम पानी। अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलें, गेहूं को अधिक खाद चाहिए, मूंग को कम खाद चाहिए, धान को अधिक खाद चाहिए, चने को कम खाद चाहिए। तो ये क्या है? फसल चक्र अपनाकर फसल चक्र जानते हो, पहले गेहूं बो दिया, फिर मूंग बो दी, फिर धान बो दिया, फिर चना बो दिया, जिससे फसल चक्र बना रहता है, ठीक। तो ये मृदा उर्वरता में वृद्धि, इसलिए मृदा उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। अगला है घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति। शस्य उत्पादन से घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है। घर का यदि घर के व्यक्ति अपने उपयोग की चीजें उगा लेता है, जैसे कपड़ों के लिए कपास, भोजन के लिए गेहूं, तेल के लिए सरसों, मसालों के लिए मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, ठीक, वगैरह वगैरह। इसके बाद 9वां पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय ख्याति, ठीक, अंतरराष्ट्रीय ख्याति। 9वां पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय ख्याति। कुछ फसलें कृषि में ऐसी होती हैं जो दूसरे देशों में पैदा ही नहीं होती, जिससे इन फसलों को उत्पादन करके किसान विदेशों में भेज देते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय दूसरे देशों में महामारी होती है, जैसे गन्ना, चाय, कॉफी, काली मिर्च, पान आदि। इससे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होती है। रहन सहन के स्तर में वृद्धि। 10वां पॉइंट है रहन सहन के स्तर में वृद्धि। रहन सहन के स्तर में वृद्धि। कुछ ऐसी फसलें हैं जिनका उत्पादन करता है किसान, जिससे किसान की आमदनी बढ़ती है। किसान की आमदनी बढ़ने से उसको अधिक मार्केट में बेचता रहता है और उसके रहन सहन में सुधार हो जाता है, उसका रहन सहन ऊंचा हो जाता है, ठीक। ये रहन सहन में वृद्धि, ये पूरा शस्य विज्ञान का स्कोप है। इसको आप लोग पढ़ लेना, पढ़ने के बाद ना समझ में आए तो उससे पूछ लेना, ठीक। धन्यवाद।